संयोजक दिनेश तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष इंद्र बहादुर सिंह से आग्रह है कि बड़ा बड़ा माला लेकर के आए और हमारे विधायक जी मनोज जायसवाल जी और सभी लोग आदरणीय रक्षा मंत्री जी का बड़े माला पढ़ा करके स्वागत करें। मनोज जायसवाल जी, उत्तर मौर्य जी, सभी लोग आकर के आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनि से ताली बजाइए। मोदी जी, राजनाथ जी, मोदी जी, राजनाथ जी। आगे की कड़ी में हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करेंगे, सम्मानित रक्षा मंत्री जी का बुके प्रदान करके स्वागत करें। हम आदरणीय भूपेंद्र चौधरी से भी आग्रह करेंगे, अपने मंत्री आदरणीय डॉक्टर सरजीत सिंह ढंग जी से आग्रह करेंगे, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आदरणीय कौशल विकास मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे बुके प्रदान करके आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। मझवा विधायक आदरणीय सुष्मिता मौर्य जी, जिले की प्रभारी आदरणीय अनिमिका चौधरी जी, सबसे आग्रह है कि आप लोग मंडल अध्यक्ष इंद्र बहादुर सिंह जी, उत्तर कुमार मौर्य जी, दिनेश तिवारी जी, सम्मानित सभी लोग अपना आप लोग जो है बुके दे करके आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आदरणीय मनोज जायसवाल जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आदरणीय मनोज जायसवाल जी से भी आग्रह है कि बुके प्रदान करके सम्मान करें। अब हम आज के कार्यक्रम के लिए स्वागत भाषण के लिए अपने एसोसिएट जिलाध्यक्ष परमानंद विभूषण सिंह हम आज के 396 मिर्जापुर विधानसभा के प्रत्याशी विधायक परमानंद रत्नाकर मिश्रा जी से आग्रह करते हैं आए और स्वागत भाषण और अपने विचार को रखे। आदरणीय रत्नाकर मिश्रा जी। सर्वप्रथम मां विंध्यवासिनी को नमन करते हुए हम सबके गार्जियन, हर व्यक्ति का, मिर्जापुर का, जन जन का जाने पर चर्चा करने वाले कोई भी मतलब व्यक्ति जाने पर कम से कम सभी लोगों को आप चर्चा करते, ऐसे हमारे गार्जियन माननीय राजनाथ सिंह, भारत सरकार में रक्षा मंत्री, हम उनका यहाँ मां विंध्यवासिनी के दरबार में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण और हमारे जिलाध्यक्ष, सम्मानित मंच और हमारे सामने बैठे हमारे सभी भाइयों एवं बहनें, सभी को प्रणाम करते हुए, और मीडिया के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मिर्जापुर में क्या काम किया शासन में। इसके पहले 15 वर्ष तक मिर्जापुर में हमारे जो पूर्व विधायक थे उनका गिन लीजिए, एक भी बड़ा काम कोई नहीं बता सकता। हम जिस मंडल में इस समय हम विराजमान हैं, बगल में ही आप देख लीजिए, देवरी, बिरोही और बघरा मार्ग पर पुलिया निर्माण कराकर मैंने चालू करा दिया, लोगों को आने जाने का रास्ता हो गया। कर्णावती नदी पर बबुरा खोड़ी मार्ग पर अप्रैल में पुलिया हम देकर समर्पित करने जा रहे हैं। गेट नंबर 12 गैपुरा के पास जब यहाँ की जनता बोली कि विधायक जी अंडरग्राउंड हो रहा है, बाढ़ के चपेट में पूरा आपका बीजापुर तक आ जाएगा, पूरा डूब जाएगा, टापू हो जाएगा। मैं वहां पर गए, आपके साथ माननीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी बैठे हुए थे,
मैंने आपसे कहा, आपने मनोज सिन्हा जी से कहा, देखिए वो मेरा क्षेत्र है, इसको किसी भी कीमत पर होना चाहिए। और लेकिन उस समय संयोग से हमारे पास उसका वो नहीं था। यहां से सुरेंद्र सिंह सुनरिया के थे, उनसे कहे तत्काल हमारे पास कागज लेकर गए, माननीय रेल मंत्री जी को जाकर उसको मैंने ऑर्डर कराया। आज वो बड़ा तेजी से काम चालू हो गया है। और बगल में देवरी मार्ग पर आप सभी लोग जानते हैं, बाढ़ के समय में एक तरह से वो टापू हो जाता है, बिना नौका का कोई जा नहीं सकता। हमने आपसे बात किया, तमाम लोगों से वार्ता करने के बाद उसको रोड करीब 7-8 फीट ऊंचा कराकर वहां पुलिया का भी निर्माण चालू हो गया है। आप सभी लोग जानते हैं, निबी में जो है श्मशान घाट है, वहां 25 गांव से लोग जाते थे और उनके साथ साथ वो भी लुढ़क कर चला जाते थे। मैंने अपने निधि से वहां कार्य कराने का काम किया, जो कि आज बनकर तैयार हो गया है। दुलारो माता का मंदिर देख लीजिए, सुंदरीकरण हमने करवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया, पीपा का पुल ले आने का काम किया कुलुआ कमासिन पर, कंपनी घाट पर, चेतना सरोवर का सुंदरीकरण मैंने कराया। और छोटा छोटा क्या बताएं, जो मिर्जापुर आए दिन जाम लगाता था इमामबाड़ा के वजह से, उसको कटवाकर मैंने मिर्जापुर का जाम खत्म कराने का काम किया। और आप सभी लोग जानते हैं, सबसे बड़ा कार्य जब मैंने विधायक बना और माननीय जी से मैंने मिला, हम कहा माननीय जी हमारे क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। माननीय जी ने कहा आप जाकर मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, मैं मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे, पूर्ण रूप से आप जो योजना ले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको करेंगे। हम लेकर योजना महाराज जी के पास गए, आपका फोन पहले ही जा चुका था। महाराज जी ने कहा कि मेरी आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी है, आप जो भी पंडित जी लेकर आएंगे मैं इसके लिए पूरे प्रदेश का खजाना खोल देंगे। आप सभी लोग देखिए, इसके पहले विंध्याचल का क्या दुर्दशा था, 4-5 फीट सकरी गलियों में मां विंध्यवासिनी का जन जन की श्रद्धा की केंद्र सिकुड़ी हुई थी, लोगों के कितना तकलीफ होता था। आज देखिए बिंद कॉरिडोर की वजह से 4 गुना भीड़ बढ़कर तैयार हो गया है। और बिंद कॉरिडोर के अंतर्गत उजला ब्रिज, आपका पक्का घाट, घंटाघर, बिंडमफाल, खुशहरा, ये बीजापुर का पूरा होते हुए आएगा तो 10 गुना जब भीड़ बढ़ेगा तो पूरा मिर्जापुर का कायाकल्प हो जाएगा। मेरा उसमें एक ही उसमें नारा था, आप सभी लोग जानते थे, ये तो अभी झांकी है, मिर्जापुर का विकास बाकी है। जब मिर्जापुर बिंद कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो समझ लीजिए कि पूरा कायाकल्प हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी को समय नहीं है, इसलिए मैं अपना बाड़ी को विराम देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, जय भारत, सभी को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। आज हम जिनके विचार को सुनेंगे, ऐसे मिर्जापुर के लाल, हम लोगों के गुरुजी कन्हैयालाल विद्यालय के अध्यापक के रूप में, मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष के रूप में, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जिनका कई नाम बताया जाए, मिर्जापुर के विधायक जी के रूप में, लखनऊ के सांसद जी के रूप में कई नाम लिया जाए, ऐसे हम लोगों के भारत सरकार के रक्षा मंत्री हम लोगों के बीच में आए हैं, जिनके साथ हम लोगों का एक भी ऐसा कोई चेहरा ना होगा जिनको माननीय जी द्वारा नाम से ना पहचानते हों। ऐसे आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मैं मंच पे सादर आग्रह करता हूं, आए हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय राजनाथ जी। सब लोग खड़े होकर एक बार जोरदार ताली बजाइए। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और जोरदार ताली बजा के बोलिए भारत
भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बैठ जाएं, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह और हमारे पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र जी चौधरी और हमारे लखनऊ के, जहां से मैं सांसद हूं वहीं से विधायक भी हैं, हमारे श्री ब्रजेश जी पाठक जो उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री हैं, श्री कपिल देव जी अग्रवाल मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमती अनामिका चौधरी जिला प्रभारी और हमारे पूर्व मंत्री और जो हमारे मिर्जापुर के विधायक भी रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय डॉक्टर सरजीत सिंह जी डंग और विधायक श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य और अध्यक्ष नगर पालिका मनोज जायसवाल, श्री उत्तर मौर्य, श्री मनोज श्रीवास्तव, श्री दिनेश तिवारी, श्री आशुकांत चुनाहे। आशुकांत चुनाहे को मैंने कहा बाद में चुनाहे लगा है तो निश्चित रूप से गोपाल जी चुनाहे के ही लड़के होंगे। और हमारे पंडित कृपा शंकर जी द्विवेदी जो समय समय पर बराबर मुझसे बातचीत करते रहते हैं। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे समय के बाद आप सबके बीच यहां पर आया हूं। सचमुच आप सबसे भले ही मिलना न हो, लेकिन देखकर ही मुझे सुखद अनुभूति होती है। आपके ही बीच का रहने वाला हूं। यहीं से हमारे जीवन की राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई थी। इसलिए जहां भी रहूं, जिस रूप में भी रहूं, न मैं मिर्जापुर को भूल सकता हूं, न मिर्जापुर वासियों को मैं कभी भूल सकता हूं। फिर भी आप लोगों ने, आपके ही बीच का हूं, फिर भी आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकादा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं यहां आया हूं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो इसमें विधायक भी हैं, रत्नाकर जी मिश्र, इनके लिए आप सबसे अपील करने आया। मैं जानता हूं जो विधायक होता है उससे कुछ लोगों की, उस विधायक से कुछ लोगों की शिकवा शिकायतें भी होती हैं। जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, उससे कुछ शिकवा शिकायतें रहती ही हैं, इसे मैं मानता हूं। कोई यह कहे कि हमसे किसी की शिकायत नहीं है तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। कोई विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यह दावा नहीं कर सकता कि सबकी अपेक्षाओं की कसौटी पर वह पूरी तरह से खरा उतरा है। आप यह कह सकते हैं कि रत्नाकर जी ने यह काम तो किया लेकिन यह नहीं किया, यह कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा था, यह तो कह सकते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मैं रत्नाकर मिश्र को जानता हूं कि कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे रत्नाकर मिश्र के दामन पर भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में किसी का दामन सदैव पाक साफ बना रहे, मैं समझता हूं उसके ऊपर मां विंध्यवासिनी की बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कभी भी कोई चुनाव का अवसर आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सारी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार की चर्चा करती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश पाने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, किसने उठाए? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, एक बार उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार रुके,
पहले तो मैं यह साफ कर देना चाहता हूं बहनों भाइयों कि मैं राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं उसकी कभी आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत यदि नहीं की जाएगी तो लोकतंत्र की सेहत, लोकतंत्र का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ उन्होंने यह बात कही थी। क्या करें, मैं चाहता हूं भ्रष्टाचार न हो, लेकिन 100 पैसा मैं ऊपर से भेजता हूं, लोगों की जेब में पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चल जाता। यह लाचारी व्यक्त की थी। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर हमारे किसान परिवार के अधिकांश लोग यहां पर बैठे हैं, अथवा भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं का जिन्हें लाभ मिल रहा है, वह इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी हैं कि आज यदि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं मेरे बहनों भाइयों, तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चलने पाता। भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश पाना है तो नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो अपनी जगह पर है, यह सैद्धांतिक बात है। लेकिन जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं लाया जाएगा, जब तक व्यवस्था में बदलाव नहीं लाया जाएगा, तब तक कोई भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश नहीं लग सकता। और यह काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश पाने के लिए प्रभावी तरीके से हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। जहां तक जनहित की योजनाओं का प्रश्न है, अधिकांश लोग जो यहां भी बैठे हैं उसमें लाभान्वित हुए होंगे। अब जैसे आवास की योजना हम लोगों ने प्रारंभ की, हमारी सरकार का यह संकल्प है मेरे बहनों भाइयों, कुछ ही साल 1.5 साल और लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचेगा जिसे अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचेगा। और आज भी जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इनमें से भी कुछ लोगों को पक्का मकान जरूर मिला होगा। इसके अतिरिक्त गरीब माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलता रहता था, फेफड़े खराब हो जाते थे, आयु कम हो जाती थी। संवेदनशीलता का परिचय दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, और उसने कहा कि हिंदुस्तान का एक घर भी शेष नहीं बचना चाहिए जहां की माताओं बहनों को खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर न मिल जाए, और वह मुहैया कराया। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, आप सरकार बनाइए मेरे बहनों भाइयों, होली और दिवाली पर एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। यह हमारी सरकार का संकल्प है। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया, जो बैठे हैं यहां पर, एक शायद ही कोई किसान परिवार हो जो बचा हो, नहीं सभी किसान परिवारों को यह सुविधा मिल रही होगी। आयुष्मान भारत योजना, अद्भुत योजना, अद्भुत योजना। और यहां जो बैठे हैं इनमें से भी कुछ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला होगा। जिनको मिला है जरा हाथ उठाइएगा, जिनको न मिला हो मत उठाइएगा। काफी लोगों को मिला है। और आयुष्मान भारत कार्ड का यह करिश्मा है मेरे बहनों भाइयों कि मिर्जापुर में ही नहीं, आप मुंबई में होंगे, कलकत्ता में होंगे, बंगलोर में होंगे, चेन्नई में होंगे, वहां यदि आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो बहनों भाइयों 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की योजना किसी के पास नहीं। यह अद्भुत योजना है। इतना ही नहीं, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, बातें बहुत सारी हैं, लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूंगा। इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, आपके भरोसे को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगी। हमारे यहां व्यक्ति कुछ कहे, वह तो हो सकता है कि वह पूरा ना हो,
लेकिन यदि पार्टी ने कुछ कह दिया तो पूरा हो कर रहेगा, यह बात मैं दावे के साथ में कहता हूं। भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ है। लेकिन यह विश्वास का संकट जो भारत की राजनीति में पैदा हुआ है, इसको चुनौती के रूप में भारत में यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। जो हम लोगों ने कहा वह करके दिखाया। जो हम लोगों ने कहा वह करके दिखाया। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1951 जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हुआ करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय कहा था कि भारत की संसद में जिस दिन हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उस दिन धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। लगातार हम लोग हर चुनाव में बोलते रहे। लोग कहते रहे ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले हर बार धारा 370 की बात करते हैं, ये कभी कर नहीं पाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, देखा 72 साल पहले जो हम लोगों ने कहा था, संसद में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 समाप्त कर दिया। आज हमारे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर अपना मकान बनाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, अन्य कोई कमाई करना चाहता है, कर सकता है। पहले नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति तो करता था, लेकिन आप नहीं कर सकते थे। व्यापार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपको यह भी याद होगा 1984 में हम लोगों ने कहा था हम लोग आएंगे तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि विश्वास है हम लोगों को कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। 84 के बाद जब जब चुनाव हुआ हम लोगों ने चर्चा की तो लोगों ने कहा बस ऐसे ही आंखों में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। बहनों भाइयों, आज किसी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जाकर देख सकता है कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम लोगों ने यह भी कहा था भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, भारत पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन हो गया। लेकिन पाकिस्तान में जो भी हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, जो रह गए थे, उनका जब वहां धार्मिक उत्पीड़न होता था और भगकर वो भारत आना चाहते थे, कुछ आ भी जाते थे, तो नागरिकता उनको देने का एक जो प्राविधान होना चाहिए वह प्रभावी कोई कानून न होने के कारण नहीं था। बार बार लोग शिकायत करते थे, जलालत की जिंदगी जीते थे। धनाढ्य परिवारों के रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब यहूदी, पारसी जो भारत के मूल निवासी थे, भारत में आ भी जाते थे चोरी छिपे भगकर, जलालत की जिंदगी जीते थे। हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, बहुमत मिलेगा संसद में, हम नागरिकता का कानून पास करेंगे। बहनों भाइयों, भारत का मैं गृह मंत्री था, उसी समय मैंने कानून बनाना यह प्रारंभ किया, बिल बनाना प्रारंभ किया। मोदी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं राजनाथ जी, बिल बनना चाहिए, आप आगे बढ़िए। उस समय लोकसभा में भी यह पारित हो गया था, राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण नहीं पारित हो गया। फिर हमारे उत्तराधिकारी जब अमित जी गृह मंत्री बने तो अमित जी ने बहनों भाइयों उसे संसद में पारित कराया। आज नागरिकता कानून पास हो गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला हमारा कोई हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी यदि भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो बहनों भाइयों से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी और सम्मान की जिंदगी वह भारत में जी सकता है। यानी जो कहा था हम लोगों ने सब किया। हल्के फुल्के भाषण में हम लोग यह भी कह देते थे कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी जब आएगी, कमल का फूल जब जीतेगा, तभी लक्ष्मी जी घर में आएंगे। यह भाषण भी हम लोग देते थे। अब मैं तो लगभग, मुझे याद है कि मैं 20-25 वर्ष पहले कहीं पर पहली बार यह बोला था, तब से यह भाषण का सिलसिला चल रहा है। लोग यह कहते थे कि यह तो केवल एक
जिसे कहा जाए कि लोगों को हंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलते हैं, लेकिन बहनों भाइयों हंसाने के लिए नहीं था, उसके पीछे भी गंभीरता थी। आप लोग भी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथी पर बैठकर कभी नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो साइकिल चलाते हुए लक्ष्मी जी घर में कभी नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कभी हाथ हिलाते हुए हेलो हाय बोलते हुए लक्ष्मी जी घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। अच्छा ये बतलाइए, ये बतलाइए, लक्ष्मी जी घर में आ रही हैं कि नहीं? किसी न किसी आप मकान के रूप में आ जाएं, गैस सिलेंडर के रूप में आ जाएं, 6,000 रुपये के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आ जाएं, या कोरोना के संकट के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, जब लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए थे, उस समय जो मुफ्त राशन मुहैया कराया जाने लगा, महीने में 2 बार मुफ्त राशन, यहां भी बैठे हुए 75% से अधिक लोगों के परिवारों को, 80% से ज्यादा परिवारों को मुफ्त राशन 2 बार महीने में मिलता होगा। क्या यह लक्ष्मी जी का आना नहीं कहा जाएगा? क्या यह लक्ष्मी जी का आना नहीं कहा जाएगा? लेकिन एक बात आप लोग हमसे ईमानदारी से बताइएगा, अब 2 बार राशन मिलता था, आप तो सब खा नहीं जाते होंगे, बेचते जरूर होंगे, है कि नहीं? ईमानदारी की बात। तो बहन भाई, इससे ज्यादा लक्ष्मी जी क्या कोई सरकार करेगी? क्या करेगी? यही कहने आया हूं आप लोगों से कि बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का मतदाता एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। नया इतिहास लिखने की बात इसलिए मैं कह रहा हूं, पिछले 30-40 वर्षों के बाद पहली बार एक ही राजनीतिक पार्टी की दोबारा लगातार सरकार बनने जा रही है। पहली बार बनने रहा है। और नए भारत के निर्माण में यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, योगी जी का, बहन भाइयों, मैं पहले भी बोल चुका हूं, उत्तर प्रदेश ने कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने हमसे भी बेहतर सरकार चलाई है। मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं, मुझसे भी बेहतर सरकार चलाई है। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है, वह अद्भुत है। समाजवादी पार्टी का भी शासनकाल आप लोगों ने देखा है। गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद रहा करते थे। माफियाओं के कहने पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया था। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि किसी माफिया अथवा बदमाश के कहने पर योगी जी के शासनकाल में कहीं पर किसी की ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई हो। बहनों भाइयों, ये कोई नहीं कह सकता। आज तो गुंडे और बदमाशों ने मान लिया है, बेहतर यह है बाहर मत रहो, चलो जेल के दीवारों के पीछे ही रहना, इसी में गनीमत है। लोगों ने यह मान लिया है। और हम किसी राज्य का विकास करना चाहते हैं तो विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। और जब तक चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था नहीं है, तब तक राज्य का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। और इस पहली शर्त को यदि किसी ने पूरा किया है तो हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता है। बीमारू राज्य है, यह कभी ठीक होगा ही नहीं। और आपको जानकर खुशी होगी, यहां जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो इंटरनेट और वेबसाइट पर जाते होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप देख लीजिएगा 2017 में एक साइज ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का आकार जिसे कहते हैं, यानी धन दौलत हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है, लगभग 11 लाख करोड़ रुपए हुआ करती थी। 5 साल के अंदर वह करिश्माई काम हुआ मेरे बहनों भाइयों कि उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का आकार, धन दौलत का आकार 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया। अब तो कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कह सकता है।
और हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। यह है भारत की ताकत, यह है हमारे उत्तर प्रदेश की ताकत। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 बन गए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। एक जेवर का इंटरनेशनल पोर्ट, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय ही इस संबंध में सब सारा प्रस्ताव वगैरह बनाकर मैंने दिया था, काम भी प्रारंभ हुआ था, लेकिन बीच में वो पूरा नहीं हो पाया। उसको यदि पूरा किसी ने किया है तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया और हमारे मोदी जी ने पूरा किया, मोदी जी ने पूरा किया। अब आप कहेंगे कि एयरपोर्ट बन गया, कौन सा करिश्माई काम हो गया? बहनों भाइयों, यह एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट से भिन्न है। यानी हमारे यहां जो हजारों हवाई जहाज भारत की चलती हैं, विदेश की जो हवाई जहाजें आती हैं, अब उनका रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए पहले हमको दुनिया के दूसरे देशों में जाना पड़ता था। अब सारी लगभग 85% हवाई जहाजों का रिपेयर और मेंटेनेंस यदि होगा तो आपके इस हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की धरती जेवर में होगा। बहनों भाइयों, यह अंतर है। स्वाभाविक है कि लाखों बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर इसकी चर्चा की है। बातें बहुत सारी हैं, इतनी बात मैं कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग हम लोगों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते नहीं थे, गंभीरतापूर्वक लेते नहीं थे। लेकिन आज यदि भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बढ़ी है। इतना ही नहीं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जब मैं भारत का गृह मंत्री था, कश्मीर के उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादी आकर उन्होंने हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर कायराना हमला कर दिया। हमारे कई जवान शहीद हुए थे और बहनों भाइयों, गृह मंत्री रहते हुए उन शहीदों को जो मैंने कंधा दिया था, उसका दर्द आज भी जब मुझे याद आता है तो सालता है मुझे। उसी रात को प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे, 2-3 लोग, और हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट फैसला कर दिया कि राजनाथ जी, अब देर करने की कोई जरूरत नहीं है, कदम उठाए जाने चाहिए। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर देने में कामयाबी हासिल की। बहनों भाई, सारी दुनिया को यह संदेश चला गया, भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत का चरित्र रहा है कि भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न भारत ने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। यह हमारा चरित्र रहा है। लेकिन यह संदेश चला गया कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर यह भारत मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। भारत की ताकत बढ़ी है मेरे बहनों भाई। क्या हम लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है? और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते, और जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है मोदी जी के रूप में, उस आधार पर बहनों भाइयों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को आंख दिखा सके। और किसी भी सूरत में हम लोग भारत माता का मस्तक झुकने नहीं देंगे, भारत माता का मस्तक झुकने नहीं देंगे। अब गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जिस समय संघर्ष हुआ, बहनों भाइयों, संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने कह दिया कि चीन के सेना के जवान केवल 3-4 मारे गए और भारत के बड़ी संख्या में सेना के जवान मारे गए बिना सोचे समय।
देश का रक्षा मंत्री होते हुए भी कभी एक लफ्ज मैंने नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कूटनीतिक कारण हैं कि इस प्रकार के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। हम लोग बचते रहे और उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि भारत के सेना के जवान बड़ी संख्या में मारे गए और चीन के केवल 3-4 मारे गए। लेकिन शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था, इतना बड़ा झूठ। और बहनों भाइयों, फिर उसी समय ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार, आप वेबसाइट पर जाकर देख लेना, क्लेक्सॉन में एक खोजी पत्रकार ऑस्ट्रेलिया के ने लिखा, सभी जगह जाकर खोजबीन करने के बाद जो उसे जानकारी हासिल हुई, इस आधार पर लिखा कि भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था, चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए थे। बहनों भाइयों, उस क्लेक्सॉन अखबार ने लिखा है, हम लोगों ने नहीं लिखा है। यह है भारत की ताकत। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। व्यक्ति हमारे यहां, व्यक्ति मत देखिए कौन है, हमारे एलाइज। अब जो अनुप्रिया पटेल यहां की सांसद है, बहनों भाइयों, आपको अंदाज नहीं होगा, हमारी अनुप्रिया पटेल भी भारत की संसद में बहुत प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है। बहुत अच्छी तरह से अनुप्रिया पटेल बोलती है, बहुत प्रभावी बोलती है। अभी वाराणसी में मुझसे मिली थी, वो यही कि एक कार्यक्रम लगा हुआ था। मैंने कहा नहीं, आप कार्यक्रम में जाओ, चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा, मिर्जापुर हमारा घर है, आपका रहना कोई जरूरी नहीं है, मैं बात कर लूंगा लोगों से। उनकी पार्टी से भी यहां पर जो लोग हैं, उनको भी हम लोगों का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि जो सरकार बनेगी उसमें हम सबकी मिलीजुली सरकार बनेगी बहनों भाई। इसलिए मैं आप सबसे यह भी अपील करना चाहता हूं, यहां पर निषाद पार्टी भी है, मजवा से निषाद पार्टी है आप, लेकिन निषाद पार्टी तो कमल के फूल से ही लड़ रही है। भोजन की थाली है, भरी हुई थाली है। हाँ, तो जो भी अपना लाई है सबको दीजिए। अब यह नहीं कि भोजन की भरी हुई थाली देके आपके मुंह में भी पानी आने लगे। और वैसे नहीं, जहां पर भोजन की थाली है उसको भी देख लेना आप लोग, छोड़ना मत। मैं देख रहा था बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, अद्भुत है। 2000 नई बसें चलाई जाएंगी सभी गांवों की सुविधा के लिए, 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे, और सभी निर्माण कार्य में लगे हुए हमारे श्रमिक हैं, उनका मुफ्त बीमा किया जाएगा। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, यही है ना कि 65 है, यहां 60 से ऊपर है, उनको 1500 प्रति माह की दर से पेंशन भी मिलेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। नौजवान जो ताली बजा रहे हैं, इनको 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। और हमारे किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। सिंचाई के लिए किसान भाइयों के लिए मुफ्त बिजली। गन्ना किसान तो यहां है नहीं, छोड़िए। और कन्या सुमंगला में जो 15,000 रुपया मिलता था, वो बढ़ाकर 25,000 रुपया दिया जाएगा। और हर विधवा और निराश्रित महिला को, हाँ, रुक जा, अरे रुक जा यार, कहा अरे हम ये कहीं कोनो विदेशी नहीं आले। हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपया प्रतिमाह की पेंशन। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए परिवहन बस में मुफ्त यात्रा। अब अपनी मम्मी को जाके घर में बतला दीजिएगा, 60 साल से ऊपर हो जाओगी तो मुफ्त यात्रा, जहां जाना चाहो, और उन्हीं के साथ आप भी लग लीजिएगा। और एक अन्नपूर्णा कैंटीन। क्या कैंटीन है? अन्नपूर्णा कैंटीन। इसमें बहुत ही सस्ता भोजन, पता नहीं कितना है, 2 रुपया 5 रुपया, हम जानते नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है बहुत सस्ता भोजन मिलेगा, 5 रुपया। बताइए, अब आप लोगों के लिए तो बहुत आराम हो गया। कभी घर वाली से नाराज हो जाएंगे तो अन्नपूर्णा कैंटीन चले जाइएगा।
अब देखिए घोषणा पत्र में क्या क्या बातें हम लोगों ने कही हैं। कौन सा भैया, कौन सा पुल का है? रामपुर घाट, रामपुर घाट। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप कह दीजिए, कह दीजिए। नहीं, रामपुर घाट का क्या है, कितना खर्च आएगा उसमें? कुछ अंदाज है? गंगा जी पर पुल है तो कम से कम 300-400 करोड़ का होगा, इससे कम का नहीं होगा। देखिए, मैं पूरा आश्वासन सीधे देकर तो नहीं जाऊंगा, मैं मत कह दीजिएगा कि आश्वासन दिया था आपने, लेकिन मैं रत्नाकर जी को कहूंगा कि रत्नाकर जी आप विधायक बन जाइएगा, आप आइएगा और 2-4 यहाँ के मानिंद लोगों को साथ लेकर आइएगा। और यहाँ की सांसद भी अनुप्रिया जी भी आपके साथ रहेंगी। अनुप्रिया जी को भी मैं कहूंगा एक बार मुख्यमंत्री जी से मिले, और मैं इतना यकीन दिलाता हूं मुख्यमंत्री को, मैं स्वयं कह दूंगा कि नहीं, उसको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए, यह बात मैं स्वयं कह दूंगा। और जैसे और अच्छा देखिए छोटा मोटा काम रहे, हर समय तो मैं लखनऊ में रहता नहीं हूं, आप लोगों का काम पड़ता है उत्तर प्रदेश से। हमारे भूपेंद्र चौधरी हैं, हमारे कपिल देव अग्रवाल हैं, तो ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उधर रहते हैं। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री जो हैं, पता नहीं आगे कौन से मंत्री रहेंगे, भगवान जाने, लेकिन ये वहां पर मौजूद रहेंगे। हम ना मिलें तो आप इनसे मिल लीजिएगा, आप मिल लीजिएगा, ठीक है? तो चलें, अरे चले कि नहीं चले? कुछ लिया लुआ प्रसाद की बस ऐसे हैं। वैसे मजबूरी रहले, ईमानदारी से बतलाओ थी, मिर्जापुर में आवे के बहुत मन होला, बहुत मन है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। जिम्मेदारी ऐसी है कि चाहते हुए भी जो समय निकालना चाहिए नहीं हो पाता है। लेकिन माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने आऊंगा तो उसमें बहुत सारे लोगों से भेंट होगी, और मैं कहूंगा कि एक बार जगह जगह 2-3 लोगों से यदि मिलना हो जाएगा तो बहुत मुझे आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार आप सभी के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। एक आवश्यक सूचना के साथ हम अपने सचिव जिलाध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बुलाएं। उसके पहले एक आवश्यक सूचना, देश के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन 4 तारीख को बरकछा कला में होने वाला है 11 बजे, और